मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। चल पड़ा है आज ये जहां, निकल पड़ा है मुक्ति का कारवां। मजदूरी बच्चे करें क्यों, क्यों पिता को नहीं रोजगार। घुट रहा है बचपन, लुट रहा है बचपन। गरीबी के नाम पर गिरवी है बचपन। चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार, चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार। आज होगा इसका फैसला। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। एक एक फूल जो खिल रहे हैं बाग में, एक एक ईंट जो पक रही है आग में। हीरों में है जो चमक, चूड़ियों में है जो खनक। गलीचों में जो बुना, दीवारों में जो चुना। जानते हो कौन है जो पानी बनकर बह गया। बाल मजदूरों का खून है और उन्हीं का है पसीना। मुक्ति के लिए उठो, मुक्ति के लिए चलो। न्याय के लिए उठो, न्याय के लिए चलो। न्याय के लिए उठो, न्याय के लिए चलो। देखो चल पड़ा है आज ये जहां। मुक्ति के लिए चलो, न्याय के लिए चलो। बहुत स्वागत है आपका। कैलाश सत्यार्थी इंसानियत की किताब पर लिखा वो नाम है जिसको सुनकर ही लाखों बच्चों के दिलों में एक उम्मीद की लौ जलती है। वो मासूम बच्चे जिनके हाथ होटलों और ढाबों पर बर्तनों में अपनी तकदीर धो रहे हैं। जो बच्चे सुई से अपनी उधड़ी जिंदगी को टांकने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचपन अपने जख्मों पर पंचर लगा रहे हैं। जो कचरे के ढेर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे सभी मासूमों के लिए कैलाश सत्यार्थी एक मसीहा से कम नहीं। और दुनिया ने भले ही नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कर कैलाश जी के कामों को अब पहचाना हो, पर उनका असली सम्मान तो हर उस बच्चे की आंखों की चमक में, होठों की मुस्कान में, आगे बढ़ते कदमों में और कलम थामे हाथों में दिखता है, जिन्हें उन्होंने बाल मजदूरी के चंगुल से निकालकर एक नई जिंदगी दी है। और ऐसे बच्चों की संख्या जानते हैं आप? 144 देशों के 80,000 से ज्यादा बच्चे। और कैलाश जी आज जिंदगी लाइव पर हैं, ये हमारा सम्मान है। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद ऋचा जी। कैलाश जी आप हमेशा हर वक्त बच्चों की बातें करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम सब थोड़ा सा आपके बचपन के भी बारे में जानें। आपका बचपन कैसा था? मैं मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में पैदा हुआ। बड़ा पुराना शहर है और बहुत साधारण परिवार में। मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे जब मैं पैदा हुआ और उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, तो मेरी माता विधवा थी। मेरे बड़े भाई थे 3 और एक बहन, तो सबसे छोटा मैं था। तो जाहिर है कि थोड़ा लाडला भी था और थोड़ा शरारती भी। ऐसा हुआ कि पहले दिन ऋचा जी जब मैं अपने स्कूल गया तो मुझे अपनी ही उम्र का एक बच्चा जूते पॉलिश करता हुआ दिखा। मैंने बहुत हिम्मत करके उस बच्चे के पिता और बच्चे से पूछ डाला जब मैं लौट रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बाप दादा यही काम कर रहे थे और अब हमारा बेटा भी यही काम कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। फिर एकदम उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोले कि बाबूजी आप जानते नहीं हो कि हम जैसे लोग तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो मैंने उस वक्त भी इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था कि कोई भी बच्चा अपने बचपन, अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत, अपनी शिक्षा की कीमत पर दूसरों की गुलामी करे। मैंने तब भी इसे नामंजूर किया था और आज लगभग 50-55 साल बाद फिर मैं उसे नामंजूर करता हूँ। क्या बात है। फिर जब आप 11 साल के हुए तो फिर आपको लगा कि कुछ बच्चों के पास किताबें क्यों नहीं होती, हमारे पास किताबें होती हैं, तो आपने दूसरे बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करना शुरू किया? मैंने देखा कि मेरे कई सारे दोस्त स्कूल छोड़ गए क्योंकि उनके माता पिता किताबों का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे, फीस का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे।
तो हमने अपने जेब खर्चे से कुछ चंदा इकट्ठा करना शुरू किया कि उनकी फ़ीस भर दी जाए। तो मैंने अपने एक दोस्त को तैयार किया और हम दोनों ने जो हमें पैसा मिला प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में, हमने एक ठेला किराए पे ले लिया। तो उसको ठेले को लेके मैं उस पर खड़ा हो गया। मेरा दोस्त, उसका नाम था रमेश व्यास, वो धकाने लगा। तो मैंने कहा आज से आपके बच्चों की किताबें बेकार चली जाएंगी रद्दी में, क्योंकि आपके बच्चे तो अगली क्लास में चले गए। हमने करीब 2200 किताबें इकट्ठी कर ली। माय गॉड, इतनी सी देर के अंदर 2200 किताबें इकट्ठी हो गई। और फिर मेरे दिमाग में आया कि किताबें रखेंगे कहाँ। बैंक और लाइब्रेरी का भी आइडिया था। तो हमने कहा कि एक बैंक बन जाए जहाँ से 1 साल के लिए, 1 सेशन के लिए किताब उधार लें बच्चे, उनके माँ बाप या परिवार के लोग जिम्मेवारी लें, टीचर जिम्मेवारी ले, और इसके बाद साल भर बाद वो किताबें वापस कर दें। अभी जब नोबेल प्राइज़ के बाद मैं विदिशा गया 2 साल पहले अपने घर में, तो मुझे कम से कम 4-5 लोग ऐसे मिले जो दूर से आंखों में आंसू लेकर मेरे पास आए, बोले कि आप बुक बैंक वाले हैं, आपने हमारी मदद की थी और उसकी वजह से हम पढ़ लिख कर आज बैंक के मैनेजर हो गए। क्या बात है। तो मुझे इतनी खुशी हुई उससे। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे कहा जाता है, उस मंच पर मुझे इतना भावुक नहीं हुआ। मैं उन लोगों को देखकर भावुक हो गया जब दूर से खड़े होकर उन लोगों ने कहा कि आपने हमें किताब दिलवाई थी उस समय। कैलाश शर्मा नाम था आपका, और 15 साल की उम्र में ही वो आपने खुद को कैलाश सत्यार्थी कहना शुरू किया। उसके पीछे क्या कहानी है, सबको बताइए। देश महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मना रहा था, तो मेरे मन में आया कि नेताओं को बुलाकर जो छुआछूत के खिलाफ बोलते हैं, और उस समय हरिजन कहते थे हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों को, तो हरिजन उद्धार की बातें करते थे, तो क्यों ना गांधी जी की जयंती एक नए तरीके से मनाई जाए। तो मेरे मन में आया कि एक भोजन का इंतज़ाम किया जाए, एक शाम का ऐसा खाना जिसको बनाएंगे जो जमादारनियाँ हमारे मोहल्ले में थीं, जो सफाई करती थीं, पाखानों की सफाई, सड़कों की सफाई, और वो सबसे ज़्यादा अछूत मानी जाती थीं। अपने बर्तन 1000 बार धोए होंगे उन्होंने, लेके वो आ गई। हमने अपने चंदे से आलू प्याज वगैरह का इंतज़ाम किया एक खिचड़ी बनाने का, और हम साइकिल उठा के नेताओं के घर है। हमें लगा कि 2-4 लोग ज़रूर आएंगे। हमने बुलाए थे करीब 15-20 लोग। तो जब हम वहाँ पहुँच गए, हमारे बाकी दोस्त लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। 9:30 बज गया, 10 बज गया, कोई नहीं आया। अब हमारी ये हालत देखिए कि एक दूसरे से बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतना मन में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्तित्व, पूरा हमारा सोच, हमारा दिमाग मोम की तरह पिघल के गिर रहा हो। मैंने वो खिचड़ी अपनी थाली में डाली और मेरा गुस्सा जो था वो आंसुओं में फूट पड़ा। मैं रोने लगा। तो उसी वक्त एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। वो एक अछूत माँ का हाथ था जो उस समय अछूत थी। उसने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तूने तो जो किया वो तो हमारे शहर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, करना तो दूर रहा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर में पहले से ऊंची जाति के कुछ पंडित, हमारे रिश्तेदार लोग सब बैठे हुए थे। तो फिर सज़ा ये हुई कि मुझे जाति से निकाल दिया जाएगा और मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। उस दिन के बाद मेरा खाना अलग हो गया। तो मेरा खाना मुझे मेरी माँ या भाभी लेके मेरे कमरे में देती थी। अलग बर्तन हो गए मेरे, पानी पीने का बर्तन अलग हो गया। तो मेरे मन में आया कि अब जाति वाले मुझे क्या जाति से निकालेंगे, मैं उस जाति को ही अपने छोड़ देता हूँ। तो मेरा जो नाम था, उपनाम, मैंने उसको छोड़ दिया और अपना नाम सत्यार्थी रख लिया, जिसका अर्थ है सत्य की खोज करने के लिए चलने वाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी वाइफ सुमेधा जी से आपकी मुलाकात भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने बहुत साथ भी दिया आपके हर ये उतार चढ़ावों में। हाँ, मैं उस समय लिखता भी था पत्र पत्रिकाओं में, और सुमेधा जी दिल्ली में एक अखबार की डिप्टी एडिटर थी, एक मैगजीन की। तो मैं उसमें लिखता था। तो बहुत सुंदर हमारी एडिटर थी, तो मैं और ज़्यादा लिखने लगा उस अखबार में। तो मैंने सोचा एक बार दिल्ली जब मैं आया विदिशा से कि अपने एडिटर से भी मिला जाए। तो मैं बहुत नर्वस हो रहा था। तो जो ही मैं उनसे मिला दिल्ली के ऑफिस में, मैंने कहा मेरा नाम कैलाश सत्यार्थी है। तो उन्होंने अनसुना कर दिया। फिर मैंने कहा मेरा नाम कैलाश सत्यार्थी है मैडम।
तो हंस दी वो कि ऐसे ऐसे लोग कैलाश सत्यार्थी बन के आने लगे हैं यहाँ देखो, क्योंकि उनका अनुमान ये था कि कैलाश सत्यार्थी कोई 50, 55, 60 साल का आदमी होगा जो इतने गंभीर लेख लिख रहा है। तो मुझे अपना प्रूफ करने में मुश्किल हुई, मैं कह जा रहा हूँ मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ, वो मजाक समझ के अपना चली गई गाड़ी उठा के। तो मैं अपने उनके पिताजी जो उसके पब्लिशर थे उनसे मिलने की मैंने जिद की, तो उनसे बातचीत हुई, तो वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के घर में ले गए। फिर हमारी बातचीत हुई, रात को मिले, पक्का हो गया कि मैं वही आदमी हूँ। चलिए आपकी जिंदगी की कुछ और कहानियां और कुछ शैतानियां और सुन लेते हैं, उधर देखिए। राम 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 राम, ये देखो ये क्या हो गया। अरे रे 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 अरे प्रभु, अरे रे रे। अब आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, सुमेधा जी इतना बढ़िया एक मैगजीन का काम कर रही थी, सब कुछ था, आपकी जिंदगी में आई, उसके बाद उनका तो संघर्षों का दौर शुरू हो गया आपकी वजह से। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पाना बहुत मुश्किल था, असंभव था इनके बगैर, क्योंकि जब हमारी शादी की बातचीत हुई तभी कम से कम इनको पता था कि मैं एक इंजीनियर से शादी नहीं कर रही हूँ, जिसका जीवन सुख चैन से हम कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन सुमेधा जी उस वक्त आपसे लोगों ने नहीं कहा कि भाई तुमने तो इंजीनियर से शादी की थी, अभी क्योंकि मैं पढ़ रही थी रेलवे में एक सर्वेंट क्वार्टर्स में कहीं आपको रहना पड़ा है, तो कौन लड़की ऐसा जिंदगी जीना चाहती? कोई नहीं, आपको नहीं लोग बोलते थे? ये तो है, जब हमने वहाँ रहना शुरू किया तो हमारे घर के लोग, दोनों ही घर के लोग वहाँ पे आना पसंद नहीं कर रहे थे। कोई कोई इक्का दुक्का कभी आ गए, थोड़ी देर के लिए तो आ गए, नहीं तो नहीं आए। अब आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है, वो सुनवाते हैं आपको, उधर देखिए। He is the sweetest father in the world. He's extremely caring, very emotional, very sensitive. We have a very, very special relationship, I would say. I'm very proud of the work that he's done and his life, obviously, but I'm also extremely proud of the father he is. मेरी शादी हुई last year. And I was very concerned because I have been brought up with a very liberal kind of an outlook and a mindset, and I was very concerned about some of our rituals, you know, and what they signify. And I mean, I didn't even know it, but my father, the morning of my wedding, उन्होंने कन्यादान करने से मना कर दिया. He said that you know, मेरी बेटी एक गाय नहीं है कि मैं उसका दान करूं. जिस तरह जब एक बच्चा स्लेवरी से छूटता है या ट्रैफिक होके आता है, जिस तरह वो उस बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, बॉन्ड करते हैं, जिस तरह उस बच्चे को यू नो कंफर्ट करते हैं कि वो अपने डर से बाहर निकले और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह फील करे, वो मुस्कुराए, वो खेले, वो बात करे, उनका वो वाला रूप जो है, आई थिंक फॉर मी एक एज अ पर्सन, ऑल्सो एज अ डॉटर, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसकी शादी में हमारे पंडित और हमारे बीच में बड़ा झंझट हो गया। पंडित ने कहा कि जब तक कन्यादान नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी। मैंने कहा कन्यादान नहीं करूँगा मैं, या तो वो जो है दूल्हा दान कर दें सामने वाले। तो ना उन्होंने दूल्हा दान किया ना मैंने कन्यादान की। अच्छा, आपको ऐसे अपने दोस्त, ऐसे लोग भी बहुत मिलते होंगे जो कहते होंगे ये सब क्या कर रहे हो, क्या रखा है इसमें, मतलब अपना अच्छा खासा कुछ पैसे से कमाओ, काम करो, क्या फालतू के काम कर रहे हो, बच्चों को तो बचाने बहुत के सारे दोस्तों ने ये कहा, मेरा मजाक बनाया निश्चित तौर पर, और मुझसे पीछे या कम नंबर आने वाले लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, मुझसे कभी नहीं मिले। तो जिस दिन ये नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई ऋचा जी, उस दिन इतने फ़ोन आने लगे। मैं आपके साथ SATI में पढ़ता था, मैं आपके साथ 6ठी क्लास में पढ़ता था, अरे कैलाश। तो इतने लाड से बोल रहे, अरे कैलाश तुझे पता नहीं है, मैंने कहा था कि तू एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करेगा। मैंने कहा यार तुम तो, मैं तो कई लोग भूल भी गया था, लेकिन मैंने कहा तुम लोग तो कहते थे कि तू तो पागल हो गया है, ये क्या काम कर रहा है, और आज कह रहा है कि हाँ इतना। तो फिर मैंने कहा कि देखो एक बात बताओ कि ये कोई बैड डील तो नहीं थी जॉब छोड़ के ये काम करना। ठीक था। तो फिर मिलने आने लगे लोग, अभी भी फ़ोन करते हैं, अपना बताते हैं कि कॉलेज में पढ़े हैं साथ साथ, तो ये सब चलता है। हाँ। एक मैसेज और सुनवाते हैं आपको। झोपड़ी नुमा कमरे में किराए से रहने लगे। मैंने देखा कि इनका तो एक पुत्र भी हो गया है और बड़ी विकट परिस्थितियों में
बड़ी अभाव में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं इसको समझाने की कोशिश किया, कुछ नौकरी लगवा देंगे, इंजीनियर रहोगे तो परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक हो जाएगा। पर इसने एकदम साफ मना कर दिया कि मेरे जीवन का उद्देश्य कोई नौकरी करना या कैरियर बनाना नहीं है, मैं समाज सेवा के लिए हूँ, मेरे बड़े उद्देश्य है। इसके बाद जो परिणाम है वो हम सब लोगों के सामने है। ये इनको तो हम लोग बताते भी नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था कि हम अपना ढंग से सारे काम कर सकें। और हमें इनको फैसला करना पड़ता था मुझे बगैर बताए कि बच्चे को कपड़े लेके ढंग के कपड़े पहनाएंगी या फिर दूध पिला पाएंगी या फल खिला पाएंगी। तो हम लोग सोचते थे कि बाज़ार में जो सबसे मौसम की सबसे सस्ती सब्जी है उसको खूब भर के लाया जाए, रखा जाए। फ्रिज वगैरह तो था नहीं, हमारे तो स्टोर में पंखा भी नहीं था गर्मियों में, फ्रिज की छोड़ दीजिए। लेकिन हम सोचते थे कि पंखा खरीदने के बजाय अगर वो पैसा किसी बच्चे को आज़ाद कराने में लगाया जाए तो कभी ना कभी हमारे मन में एक जो चीज़ होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। अमेजिंग। तो ये त्याग की, तपस्या की बातें मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ और ना मैं कोई ये करता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ आप लोगों की तरह। लेकिन जिन मूल्यों को हम लोगों ने अपने भारत माता से सीखा है, हमारी धरती से सीखा है, हमारे महापुरुषों से सीखा है, अगर उसको हम जीवन में नहीं उतार सकते तो ये शब्दकोश में शब्द रखने का फ़ायदा क्या है। ये सब समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, ये शब्दकोश में शोभा की चीज़ें नहीं हैं, ये ज़िंदगी में जीने की चीज़ें हैं और हर वक्त इनकी ज़रूरत है। और आज शायद जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। और अगर वो नौजवान नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और इनके कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन सुमित्रा जी, मैं ब्रेक पर जाना चाहती हूँ आपके गीत के साथ, और अगर आप साथ दे दें तो कोई बुराई नहीं है। वी वोंट माइंड। कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। वंडरफुल। मैं आपको बताऊं, मैंने सुना था कि सुमित्रा जी बहुत अच्छा गीत गाती हैं। तो हमारी नई नई शादी होके आए और हम लोग अपने घर में पहुंच गए। पहली रात थी, लोग उसको सुहाग रात कहते हैं। तो मैंने कहा सुमित्रा जी से कि सुना है, कैसे बातचीत शुरू करें, शर्मा रहे थे एक दूसरे से। तो मैंने कहा कि सुना है कि आप बहुत अच्छा गीत गाती हो, एक अच्छा गीत गा दो ना। उन्होंने कहा कि नहीं, सुना है कि कॉलेज में तुम्हारे गीत या तुम्हारी हरकतों से बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे बहुत दीवानी होती थी, तुम ही गा दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कहा नहीं, गाओ, कुछ तो गाओ। तो ऐसे ही चलता रहा, पहले तुम पहले तुम। तो फिर बहुत जोश में आ गई सुमित्रा जी, काफ़ी उकसाया मैंने। तो उन्होंने कहा, गाना शुरू किया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना हो, भैया मेरे छोटी बहन को भुलाना। अच्छा, अब पुरुष कैसे पीछे रहेगा। ओ माँ तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। Oh my God. जो अरावली अपार्टमेंट है उसके पीछे एक गली थी, उस गली में एक बहुत बढ़िया इटालियन सैलून था। मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ कि कहाँ इटालियन सैलून, मुझे कहीं नहीं दिखा। आप लोग पीछे चलो, हट जाओ, पीछे हट जाइए। आप जाओ बेटा, निकल आओ, तुम लोग आगे, अब लोग चलिए।
अभी मार बाबा की बात नहीं नहीं आप निकल जाइए इसी बात broken hand. We really don't know. Let's broken leg. He's got a broken leg. We need to go immediately. Let's go to Lucknow. Nothing left. Lucknow first. Let's go to Lucknow first. आप उस गाड़ी में. Actually, we have to look for the rest of the journalists, the rest of the people. Where are the mothers of the children? They have been taken back. The fathers could run away. The mothers have been taken back to the circus. Where are the mothers? They've been snatched. ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें आपने सर्कस में काम करने वाले बच्चों को छुड़ाया था जी। बट काफ़ी हमला हुआ आपके ऊपर। हाँ जी, हमला तो हुआ ही, लेकिन हमले से पहले उस आदमी ने, जो सर्कस का मालिक है, उसने अपनी गन निकाल के मेरे सिर पे रख दी थी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी कि वो चला देता, लेकिन इत्तेफाक से ये जो कैमरे 2 लगे हुए थे टीवी चैनल्स के, तो वो पुलिस के थानेदार ने उसको आगाह किया कि देख नहीं रहा क्या कर रहा है, कैमरा चल रहे हैं, 2 कैमरे चल रहे हैं, एविडेंस हो रहा है। तो वो एकदम मुझे छोड़कर कैमरे की तरफ देखने लगा, तो उसका ध्यान हट गया, तो वो कैमरे वाले की तरफ लपका और कैमरा छीनकर उसने ज़मीन पे दे मारा। इस बीच में हमको मौका मिल गया वहाँ से डिस्पर्स होने का, और लोग भी हमारे घेर लिए और निकल आए। लेकिन वो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी वहाँ कि उसने अपने साथियों को कहा कि इसको मार डालो यहीं। बाँसों पे लड़कियाँ चलती हैं ना, वो बाँस पे बांध देते हैं, तो उसमें लोहे का हुक लगा रहता है, वो हुक मेरे यहाँ घुस गया। अगर वो एक, डॉक्टरों ने बताया कि अगर एक आधा सेंटीमीटर भी अंदर चला गया तो मेरी ब्रेन की नर्व में चला जाता, वो डेथ हो जाती मेरी। तो काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने अस्पताल के अंदर ही ये फैसला कर दिया कि जब तक ये सारी बेटियां मेरी नहीं मिलेंगी, जिनको भगा दिया, चुरा दिया, गायब कर दिया था मालिकों ने, 12 थी वो, अच्छा, तब तक मैं अब अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। तो काफ़ी हैवी ब्लड लॉस हो चुका था और डॉक्टरों ने भी बहुत सख्ती से मना किया, लेकिन मैं अपने संकल्प पर अडिग था। तो 6 दिन तक मैं लगभग वहाँ बैठा। उस सब का नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और आदेश दिए वहाँ के पुलिस चीफ को, प्रदेश के, कि वो व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए जिम्मेवार है कि उन लड़कियों को बरामद करके और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। और आप देखें कि कुछ दिनों के अंदर ही न केवल वो 12 लड़कियां जिनकी तलाश में हम लोगों ने छापामार कार्रवाई की थी, बल्कि 12 और 24 लड़कियां वहां पर बरामद हुई और सब आज़ाद हो गई। क्या बात। तो कैलाश जी, आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और एक शख्स हैं जो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे राज जानते हैं, तो उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी लाइव में। तो हमारे साथ अब राकेश सेंगर जी जुड़ गए। कितने साल से आप कैलाश जी के साथ हैं? जी, मैं 1995 में मिला था एक विश्वविद्यालय में। हाँ, 21 साल हो गए लगभग, 21 साल से ज़्यादा। 21 साल हो गए। एक बात बताइए, कैलाश जी बहुत जिद्दी हैं क्या? जिद्दी होना ही चाहिए। जिद्दी तो इस बात के लिए कि अगर तय कर लिया कि आज ये काम करना है, और इस जिद के वजह से हजारों साथी हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हजारों, पूरे देश में ऐसे साथी हैं। अच्छा, अब नोबेल की बात की जाए, सबसे लेटेस्ट वही है। जिंदगी बदली, आप तो नहीं बदले, मुझे मालूम है, मैंने आपको उसके पहले भी देखा और उसके बाद भी देखा, और जो लोग आपको जानते हैं सब ये बात जानते हैं कि आप नहीं बदले, लेकिन जिंदगी बदल गई कैलाश जी। अब जिंदगी ये बदल गई थोड़ी बहुत, कि पहले जैसे चाहे जो मुझसे फ़ोन उठा के बात कर ले, चाहे कोई मिलने आ जाए, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। व्यस्तता कोई खास नहीं बढ़ी है, क्योंकि मैं पहले भी 100 से अधिक देशों में काम करता था। अफ्रीका के लगभग सभी देशों में काम करता था, लैटिन अमेरिका में, एशिया के सब देशों में बच्चों के लिए, तो बहुत जाना आना था। अब थोड़ा सा स्तर बदला है कि अब मैं सीधे प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, या यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल या यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों के हेड से मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं, ऋचा जी, कोई भी ऐसी जगह नहीं जाता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता, कोई उद्घाटन करने, कोई भाषणबाजी करने कहीं नहीं जाता इन 2 सालों में, जिसका अंत में मकसद दुनिया के बच्चों को आज़ादी और बचपन लौटाना ना हो।
एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं चाहती हूँ राकेश जी सबको बताएं। नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी में जो कपड़े पहने हैं कैलाश जी ने, उसके पीछे भी एक कहानी है जो अब आप ही बता सकते हो कहानी। कहानी तो आप सब लोग देखते हैं, सादा कुर्ता पैजामा पहने और सफ़ेद नहीं पहने, लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े और पहनते हैं। तो ज़्यादातर कपड़े आज तक मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी खुद एक कपड़ा कभी खरीदा होगा, या तो माता खरीदती हैं और मैं उनके साथ होता हूँ। तो हमने कहा कि चलिए अब नोबेल के लिए जा रहे हैं तो कुछ एक अच्छी जगह से कपड़े खरीद के ले आते हैं। ब्रांडेड ले आए। हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ही आदमी हूँ, तो मैंने सोचा, तो मैं लेके चला गया जो सबसे महंगा मार्केट है, खान मार्केट, और वहाँ एक बड़ी महंगी जैकेट वाली दुकान थी, वहाँ लेके गया। तो देखते ही उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी दुकान है, और फिर कपड़ा दिखाया। उसने कहा कि देखिए फला मंत्री के लिए जैकेट गया है और ये गया। इसके बाद भाई साहब का पूरा ध्यान कपड़े पे नहीं था, उस टैग पे था, प्राइस टैग। और प्राइस टैग जैसे ही देखा बोला आप हाँ बहुत बढ़िया है, आइए चलिए बाहर चलते हैं। हम बाहर आ गए। हमने कहा कि भाई एक तो देख लेते हैं, कुछ बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। नहीं हुआ। तो बोला कि यार कुछ एक काम करो कि जहाँ से आप कपड़े लाते हो ढूंढ ढाड़ के 70-80% या बहुत सस्ते कपड़े कुछ जगह मिलते हैं दिल्ली में, तो वहाँ से ले आओ। और हम गए, हम दोनों, और लेके आए वही कपड़े पहन के। आप लोगों ने जो देखा होगा भाषण देते हुए वही कपड़े थे। ये सिंप्लिसिटी काश हम सब में हो तो बात ही क्या। इसी पे मुझे भी एक घटना याद आ गई, स्टार्टिंग की है। जब मेरा बेटा 1 साल का ही था तो ये ना टायर सोल की चप्पल पहनते थे, तो इनकी पैर में ना वो विवाई फट जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा रात में बड़ा दर्द होता था, वो गड्ढे हो जाते हैं ना वो पूरी एड़ी में। तो मैं गई, हम तो बाटा की पहनते थे शुरू से, कभी पहना नहीं दूसरा, तो मैं बाटा की इनकी चप्पल ले आई। उस रात इतनी लड़ाई झगड़े हुए आपको मैं बता नहीं सकती। चप्पल लाने में फिर 1 रुपया की चप्पल मैं पहनता था, 1 रुपए की मिलती थी स्टेशन के बाहर, टायर की चप्पल। वो जो टायर की होती हैं, रबर से बना देते हैं ना, ट्यूब से लगा के। पिताजी बहुत गुस्से होते थे, हमारे पिताजी बड़े शौक। ये चप्पल लेके आई करीब 150 रुपए की, तो मैं तो पूरी जिंदगी वैसी चप्पल पहनता। मैं जब आया दिल्ली तो मैं देखता था कि मैं थोड़ा सा प्रभावित था दिल्ली से, तो बाल कटवाना है तो अच्छे सैलून में जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ जाते हैं, तो बोला मेरा तो बड़ा अच्छा सैलून है, बहुत बढ़िया है, उससे बहुत अच्छी बातचीत होती है। तो जो अरावली अपार्टमेंट है उसके पीछे एक गली थी, उस गली में एक बहुत बढ़िया इटालियन सैलून था। तो मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ कि कहाँ इटालियन सैलून, मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं एक दिन देखा तो वो जो कुर्सी थी, कुर्सी ईंट पे रखी हुई थी, और बैठ के बातचीत हो रही है और बाल कट रहा है। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया इटालियन सैलून है। अच्छा चलिए हम वापस वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पर आते हैं। तो जिन बच्चों को आप लोग छुड़वाते हैं उनमें से कुछ बच्चों को आप अपने आश्रम में भी, अपने आश्रम में रखकर उनको पढ़ाना लिखाना वो सब भी करते हैं। कहाँ कहाँ आश्रम है? सुमेधा जी बताएं इस पर। हमारे 3 आश्रम है वैसे। एक तो यहाँ मुक्ति आश्रम है जो ट्रांजिटरी पीरियड के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए रखते हैं। जब बच्चों को छुड़ाते हैं, छुड़ाने के बाद लीगल कार्रवाई चलती है, कानूनी कार्रवाई, और उनको जो भी देना होता है सरकारी कानून के अंतर्गत उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ राशि दी जाती है, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण भी हो जाए, साथ साथ उनकी शिक्षा पे भी ध्यान दें परिवार वाले। इसके अलावा बाल आश्रम है, ये सरिस्का के पास विराटनगर है, वहाँ पर है। और लड़कियों के लिए है वो डे बोर्डिंग है। लड़कियाँ गांव से, गरीब घर की लड़कियाँ जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या कुछ और काम करती हैं, तो उनको समझा बुझा के, उनके माँ बाप को समझा के वो आश्रम में आती हैं, और उनको सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है, उनके अपने अधिकार के बारे में भी बताया जाता है, और साथ ही उनको सिलाई का काम, ब्यूटिशियन का काम, और जो बच्चे छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट जो लड़कियां हैं, उनको दोबारा से पढ़ाई की ओर अग्रसर करते हैं। तो हजारों लाखों बच्चों की जिंदगियां बदली हैं कैलाश सत्यार्थी जी ने। नोबेल के बाद थोड़ी सी इनकी जिंदगी बदली है। एक ऐसी जिंदगी जिसको इन्होंने बदला है, वो यहाँ आएंगे अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने, आपसे बस कुछ ही देर में। उनके परिवार में कुछ सदस्य थे, उनकी जो है बड़ी बेटी थी, वो मुझे मारती थी। मेरी मालकिन जो थी वो मुझे बिल्कुल काम के लिए बार बार परेशान करती थी।
यूं तो कैलाश जी ने हजारों बच्चों की जिंदगियों को संवारा और सजाया है और उनकी जिंदगियों में बेशुमार रोशनी भरी है, लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक की कामयाबी की दास्तां आज हम आपको सुनाने वाले हैं। 8 साल की उम्र में जब सुमन अपनी माँ के साथ बंधुआ मजदूरी कर रहा था तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी के पन्नों पर वो कुछ लाइनें ऐसी भी लिख पाएगा जहाँ कामयाबी, खुशी, उम्मीद, शिक्षा जैसे शब्दों के लिए जगह होगी। लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ कैलाश जी और उनकी टीम की मदद से, और आज सुमन अपनी जिंदगी तो संवार ही रहा है, दूसरों को भी जीने के गुण सिखा रहा है। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी में। आजा, तू तो बड़ा सूट वूट पहन के आया हुआ है। सुमन, क्या काम करते थे आप जब कैलाश जी ने आपको बचाया, रेस्क्यू किया, और कब और कैसे हुआ सब कुछ? मैं अपने माँ के साथ घरेलू बंधुआ मजदूर था। मेरी माँ जो है वो सहरसा, बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियर के परिवार में मजदूरी करती थी। मेरे पिताजी की मृत्यु मेरे 1.5 साल की उम्र में, जब मैं 1.5 साल का था, तभी हो गई थी। हम 2 भाई थे जिनको लेकर के वो उनके यहाँ मजदूरी करने लगी थी। उसके बाद जब मैं 6-7 साल का हुआ तो काम के दौरान मेरी माँ बीमार हो गई थी और साथ साथ उनको पिताजी से भी कई सारे जो है रोग परेशानी मिली थी, तो जिसकी वजह से वो गंभीर बीमार हो गई और मेरे मालिक से, इंजीनियर से जो है पैसा लेकर के उधार वो गांव चली गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो है मुझे वहाँ रुकवा लिया कि आप जा रहे हो, अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाओ। तो फिर जो है मैंने 1.5 साल वहाँ काम किया। 8 साल, 8.25 साल तक मैंने मतलब एज में जो है मैंने काम किया वहाँ पे। तो बचपन आंदोलन के कार्यकर्ता के साथ मुझे वहाँ से छुड़वाया गया और फिर जो है बाल आश्रम लाया गया 2001 में, और फिर जा कर के जो है मुझे ये मौका मिला आज जो मैं हूँ। सुमन, कितना मुश्किल दौर था, हम लोग कई बार समझ भी नहीं पाते। छोटे छोटे बच्चे घरों में नौकरियां करते हैं और लोग कई बार हम लोग सुनते हैं बहुत अत्याचार भी करते हैं बच्चों पर। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? घरेलू बंधुआ मजदूरी चाहे कोई भी बच्चा हो चाहे मैं हूँ, वो एक घर की बहुत बड़ा ज़रूरत बन कर होता है। तो घर के छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक की जो है वो पूरी मतलब उसके लिए रखा जाता है उसको। तो उस दौरान जो भी वो गलती करते हैं, जैसे मैं खुद था कि मुझे कपड़ा धोना है या फिर झाड़ू पोछा करना है, तो मैं चीज़ें पकड़ाना, खाना पकड़ाना या चाय पकड़ाना, ये काम तो मैं कर लेता था, लेकिन सफाई के लिए जो है वो मुझसे नहीं होता था। तो इसके लिए सबका तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके परिवार में कुछ सदस्य थे, उनकी जो है बड़ी बेटी थी, वो मुझे मारती थी। मेरी मालकिन जो थी वो मुझे बिल्कुल काम के लिए बार बार परेशान करती थी। तो काफ़ी, और सब सुबह से जो है 6 बजे से लेकर के जो है रात के 10 बजे तक, जब तक जो है सब कोई खा पी के सो ना जाए तब तक जो है काम में लगे रहना। और मैं मात्र 7-7.5 साल या 8 साल का था, तो मुझे खुद को जो है ज़रूरत होती थी कि मैं खेलूं और पढ़ूं, सारा कुछ। आराम की कितनी ज़रूरत, छोटा सा शरीर। तो जब मैं याद करता हूँ तो सीरियसली बहुत ही बुरा लगता है वो सारा चीज़ याद करके, लेकिन आज मैं बहुत मजबूत हूँ जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो। लवली। बचपन बचाओ की टीम को इनके बारे में कैसे पता चला कि एक बच्चे को छुड़ाना है? कैसे, तो बहुत बच्चे सब तरफ हैं। हाँ, लेकिन वो जिस गांव के ये हैं वहाँ पर पास में ही हमारे कुछ कार्यकर्ता काम करते रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के लगभग 80,000 वॉलंटियर्स हैं पूरे देश में, जो कहीं ना कहीं सूचना देते रहते हैं। अच्छा। तो हमारे एक कार्यकर्ता से हमको ये सूचना मिली कि इस महिला के बच्चे को उन्होंने गिरवी रख लिया है बदले में, तो माँ के बदले में बेटे को रख लिया गया है। तो उसके आधार पर फिर हम लोगों ने एक कार्रवाई की और सुमन को वहाँ से आज़ाद कराया। सुमन, एक बात बताइए, बाल आश्रम ने आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। कभी आप सोच सकते थे कि इतना बड़ा मोड़ आपकी ज़िंदगी में आएगा? जब तक काम कर रहा था तब तक तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब तक उनके साथ में था तो मेरी सोच भी उतनी ही थी कि मैं भी पढ़ूं, ऐसी इच्छा तो होती थी। लेकिन आज की ज़िंदगी ऐसी होगी जैसा आज मैं हूँ, वैसा कोई कल्पना नहीं था। आज भाई साहब से कुछ एक बात ऐसी कहना चाहेंगे जो आपने कभी नहीं कही इनसे? आज का जो सुमन है वो सारा चीज़ जो भी है उनके सबसे जो कारण है भाई साहब जी हैं, भाभी जी हैं सबसे बड़े कारण, जो मुझे आज तक बनाए रखा और मैं आज बना हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं था जिस जगह पे मैं था।
तो मैं अपनी इस अच्छी ज़िंदगी का जो पूरा श्रेय जो है माता जी को, अभाषा जी को देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। आज सुमन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां कैलाश जी ने बदली हैं। और अब एक इन्होंने बहुत खास मिशन शुरू किया है जिसमें हम और आप सब लोग इनका हिस्सा बन सकते हैं, और उस कैंपेन का नाम है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। उस बारे में बात करूंगी इनसे, और एक शपथ आज हम सबको लेनी है, वो भी अब से बस कुछ ही देर में। आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कैलाश जी, आपकी ज़िंदगी की सारी बातें हो गई, बचपन से लेकर नोबेल प्राइज़ तक। अब आपने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। उस कैंपेन के बारे में चाहती हूँ आप हम सबको बताएं। अभी हम लोगों ने ये महसूस किया कि सारी दुनिया में कम से कम 10 करोड़ यानी 100 मिलियन बच्चे ऐसे हैं और युवक युवतियाँ जो कई तरह की हिंसा के शिकार हैं। गुलामी में जी रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, अशिक्षा में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात ये हो रही है कि जो युद्ध वाले क्षेत्र हैं, जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है और जो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, उसमें लाखों बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हैं। अपना देश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं। उनकी शिक्षा, उनका जीवन सब चौपट हो रहा है। संसार के इतिहास में कोई बच्चा कभी किसी युद्ध के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा उनको भोगना पड़ता है। संसार में कभी किसी बच्चे ने गरीबी पैदा नहीं की, लेकिन गरीबी का शिकार सबसे ज़्यादा वो होते हैं। तो मुझे ये नामंजूर है। तो हमारी कोशिश है कि 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बने और हर युवक युवती उस आंदोलन में शामिल हो। और इसको अगर वैसे छोटे से अल्फाजों में मैं कहूँ, हमारे हिंदी के कवि हुए हैं दुष्यंत, उन्होंने एक अच्छी बात कही, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये नौजवानों का हिमालय, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो एक नई दुनिया, एक नया समाज, एक नई सभ्यता की रचना के लिए हम निकल पड़े हैं आप लोगों के भरोसे। 10 करोड़ युवक युवतियों के और बच्चों के भरोसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 सालों के अंदर हम एक नई समाज व्यवस्था की रचना करेंगे। क्या बात है। कैलाश जी, आपसे चाहे जितनी बार मिल लूँ, जितनी बातें कर लूँ, मेरा मन तो नहीं भरता। मुझे यकीन इन लोगों का भी मन नहीं भरा होगा, लेकिन अब शो ख़त्म करने का टाइम आ रहा है। एक छोटा सा तोहफा, अब आपका हम और इससे बड़ा सम्मान हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत धन्यवाद। आइए, ये इसका अनावरण कीजिए। बहुत सुंदर। कुछ और भी है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। काश कि इस देश में, दुनिया में हजारों लाखों कैलाश सत्यार्थी होते, क्योंकि आज कैलाश सत्यार्थी एक शख्स का नहीं, एक मिशन, एक संघर्ष, एक उद्देश्य, एक संकल्प का नाम है। और बाल मजदूरी खत्म करने का इनका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इस अपराध के खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि याद रखिए, जब हम अपने घर में एक बच्चे को काम पर लगाते हैं,
चाय या पंक्चर की दुकान पर एक बच्चे को काम करता देख चुपचाप मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो हम भी तो इस अपराध का हिस्सा है ना। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम भी सत्यार्थी बनेंगे, बाल मजदूरी, बाल शोषण खत्म करेंगे और हर बच्चे को वो देंगे जो उसका अधिकार है, शिक्षा, खेल, आज़ादी और बचपन। अभी हम सब लोग मिलकर एक शपथ लेंगे और मेरा आपसे और ज़िंदगी लाइव के तमाम दर्शकों से निवेदन है कि वो हमारे दुनिया को, हमारे मुल्क को बेहतर मुल्क बनाने के लिए इस शपथ में शामिल हों। आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं ये शपथ लेते हैं कि बच्चों के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे आसपास कोई बच्चा बाल मजदूरी, बाल तस्करी, जबरिया भिखमंगी आदि का शिकार होते दिखाई देता है, तो हम उसे रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अब आज से अभी से हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने हाथों में ये रोशनी लेकर हम शपथ लेते हैं कि हर बच्चे की जिंदगी में आज़ादी, सुरक्षा और शिक्षा की रोशनी फैलाएंगे।